हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिनायक, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने हमारे राष्ट्रगान में प्रयोग होने वाले शब्द अधिनायक से होने वाले मन में प्रश्न से संबंधित यह कविता इन्होंने लिखी है। हमारे राष्ट्रगान में जो यह शब्द अधिनायक प्रयोग किया गया है, आखिर ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? वैसे भी हमारे देश का जो राष्ट्रगान है यह हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, शुरू से विवादों में घिरा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जब यह प्रश्न उठने लगा भारत में कि राष्ट्रगान आखिर चुना किसे जाए, तो हम लोगों के सामने वंदे मातरम, जो कि आजादी से पहले सबसे ज्यादा गाया जाने वाला देशभक्ति देशवासियों को प्रेरित करने वाला जो गीत रहा है, उसको बनाया जाना था। फिर बात चली सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इन दोनों को राष्ट्रगान न चुन करके जनगण मन को चुन लिया गया। आजादी से पहले ही जनगण मन पर बहुत सारे विवाद थे। ऐसा कहा जाता रहा है कि जॉर्ज पंचम की स्वागत के लिए उस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन फिर भी उसी गीत को राष्ट्रगान बनाया गया। अब यह प्रश्न यह हमेशा से उठता रहा है। यह प्रश्न रविन्द्रनाथ टैगोर से भी पूछा गया था कि आखिर जो शब्द आप अधिनायक इसमें प्रयोग कर रहे हैं, कि जो कि भारत का भाग्य विधाता है, आखिर ये अधिनायक है कौन? तो उस समय तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस पर चुप रहे, वो भी कुछ जवाब नहीं दिए कि आखिर अधिनायक शब्द का प्रयोग उन्होंने इस गीत में किया किसके लिए है। तो जिस गीत पर पहले से ही विवाद रहा है, उसी गीत को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया। लेकिन आप लोगों की कविता में उस प्रश्न को तो उठाया ही गया है कि अधिनायक है कौन, लेकिन इसे आपकी कविता में उस सत्ताधारी वर्ग को भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो अभी सत्ता पर बैठा हुआ है और अपने आप को वो अधिनायक कहलवाना चाहता है और अपने आप को सचमुच में वो तानाशाह की तरह दिखाना चाहता है, जबकि भारत की स्थिति दयनीय है। तो हम लोग इस कविता को पूरे डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग रघुवीर सहाय जी से संबंधित जो कुछ बातें दी गई हैं उनको जरा देख लिया जाए। ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों का राष्ट्रगान है, जिसे हम लोग गाते हैं, वास्तव में वह केवल एक ही पद है। पूरा राष्ट्र, दैट मीन्स की जो पूरी कविता लिखी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, वो 5 पदों में थी। तो केवल पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में चुना गया है। तो उसको भी हम लोग देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले देख लिया जाए। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को और इनकी मृत्यु 1990 में हो गई। ये साहित्यकार पत्रकार दोनों थे, और इसको याद रखिएगा,
लोग भूल गए के लिए इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम लोग आते हैं आपके जो किताब में जो बातें दी गई हैं उनको जरा देखा जाए। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखे ही। जन्म का स्थान इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश रहा। अगर पिताजी की अगर हम लोग बात करें तो हरदेव सहाय, जो कि एक उस समय टीचर थे। शिक्षा की अगर बात करें हम लोग तो एमए इन्होंने अंग्रेजी से की लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। और विशेष अभिरुचि की अगर बात करें तो इन्हें गीत सुनना और फिल्में देखना पसंद। गतिविधि की अगर बात करें तो अपनी और समकालीन कविता के वाचक के लिए इन्होंने कौमुदी नाम का कविता केंद्र का स्थापना किया और उसका संचालन भी किया। सम्मान जैसा कि हम लोग देखे हैं। और इनके अगर हम लोग जीवन वृत्ति के लिए देखें तो पत्रकारिता का भी इन्होंने काम किया। नहीं, जैसे नवजीवन लखनऊ और फिर समाचार विभाग आकाशवाणी जो कि नई दिल्ली ना रेडियो से जो प्रसारित होती है, नवभारत टाइम्स नहीं नई दिल्ली, और 79 से 82 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक जो नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी उसके ये प्रधान संपादक हुए। और भी देख सकते हैं भारतीय प्रेस परिषद के भी ये सदस्य रह चुके हैं। और इनके प्रसिद्ध तो कविता दूसरा सप्तक, सप्तक तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो उसके बाद देखा जाए दूसरे सप्तक में ये शामिल एक कवि के रूप में भी रहे हैं। और सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कहानियां भी इन्होंने लिखी है, निबंध भी इन्होंने लिखा है, देख लीजिएगा इनके नाम वगैरह। और बातचीत करें इनके बारे में तो बहुत सारी बातें इनके बारे में अच्छी अच्छी है, इसको आप लोग पढ़ करके, हालांकि एग्जामिनेशन में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको जान लें तो कोई इसमें खराबी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से बातचीत करेंगे कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता को आखिर संबंधित किससे है। तो ये आप लोग के बुक में ही लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहां प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। पहली बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और एक व्यंग्य कविता है, मजाक उड़ाने वाला, हंसी उड़ाने वाली कविता है। ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं है, यानी इस कविता को पढ़ करके आपको हंसी नहीं आएगी। आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। राष्ट्रगान, जो हम लोग का राष्ट्रगान है जनगण मन में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। जो शब्द अधिनायक है उसके प्रति। आजादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरचरना, याद रखिएगा यह एक व्यक्ति का नाम है, इसी आदमी का प्रतिनिधि है। जिस आदमी के हालात में बदलाव नहीं आया है उसी आदमी का प्रतिनिधि है, उसी को दर्शा रहा। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकतावश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्र त्योहार के दिन, यानी कि 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, झंडा फहराए जाने के जलसे में वो फटा सुथन्ना, यानी कि बिल्कुल फटा पुराना ढीला ढाला पहले वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी अधिनायक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसका गुणगान किया जाता है, इसका पता आज तक किसी को नहीं है। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में
सभी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहा है। बात को समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जो सत्ताधारी वर्ग है, यानी कि जिसकी अभी सरकार चल रही है, किसी भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी हो, अब वही तो है आखिर हमारा अधिनायक। यानी कि ये सत्ताधारी पक्ष अपने आप को अधिनायक कहलवा रहा है और अपना गुणगान करवाया जा रहा है। नहीं, कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रचंड लालसा, यानी जो सत्ता में है उसकी बिल्कुल इच्छा है। क्या इच्छा है? कि सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने। सच में वो चाहता है कि भाई बिल्कुल हम तानाशाह बन जाए। नहीं, तो ये आपका अधिनायक, आपकी कविता। लेकिन इससे पहले जरा हम लोग अपने जो राष्ट्रगान कहे जाने वाले जो गान है, जो गीत है, उसको हम लोग जरा देखते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं कि कब गाया गया, कब इसे राष्ट्रीय गान बनाया गया, कितना समय लगता है, वो सारा कुछ आप लोग जानते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ये ना जानते। ठीक, और ये रही हमारी जो आधिकारिक, हालांकि जानते हैं आप लोग, इसको पहले बांग्ला में लिखा गया था ना, फिर हिंदी से, फिर ये हमारे लिए रहा। तो यहां पर जो ये शब्द प्रयोग किया गया है जन गण मन अधिनायक, आखिर ये अधिनायक है कौन जो भारत का भाग्य बिठाता है? अगर आप इनकी हिंदी को समझना चाहें कि वास्तव में इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तो देखिए, सामने देखिए, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यानी कि जनगण के मनों में बसने वाले उस अधिनायक की जय हो जो भारत का भाग्य विधाता है। और इसी अधिनायक का नाम सुनते ही ये पंजाब से, यानी कि पूरा का पूरा जो भारत है, नहीं, मानो कि उसमें जैसे तरंगे भर उठती है। नहीं, कहते हैं कि आप ही का आशीर्वाद जो है ये भारत की जनता पाना चाहती है, जो आप अधिनायक है। और जो आप अधिनायक के भाग्य विधाता है, भारत की आपकी जय हो, आपकी हमेशा जय हो। तो इस अधिनायक के लिए इतनी सारी बातें बताई गई हैं, तो वास्तव में यह अधिनायक है कौन जिसके बारे में भारत को पता नहीं? यानी लेखक साहब दर्शाना चाहते हैं कि जिसकी सत्ता है, यानी कि वही सत्ताधारी उसका नेता अधिनायक बन गया भारत का। यानी कि लोकतांत्रिक देश में अधिनायक सत्ताधारी पक्ष बना हुआ है, तो जनता फिर आखिर इस देश की मालिक हुई कैसे? फिर लोकतांत्रिक देश आखिर क्यों है? नहीं, अब जो 5 पद है उसको आप लोग देख लीजिए। आप लोग, हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते हो, बहुत सारे बच्चे लोग। तो ये हमारा फर्स्ट पद है जिसको हम लोग अपने राष्ट्रीय गान के रूप में जानते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड। आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। इस पूरे, बहुत से लोग ऐसे, बहुत सारी बातें ऐसी भी है कि पूरी, क्योंकि हम लोग इस पद को जानते नहीं है, इसलिए हमारे मन में ऐसा शक होता है। फिर भी अगर पूरा भी आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अलग अलग तरह की बातें दिखती हैं। नहीं, जैसे अब देखिए, चिर सारथी रथ चक्रे, नहीं, दिन रात्रि जिसकी जयगान हो, नहीं, नहीं, शंख ध्वनि बाजे तो भारत की जनता के लिए थोड़े
ना, क्या बोलते हैं, शंख बजाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा आपका, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो पूरी की पूरी बात ऐसी लगती है जैसे कि किसी एक व्यक्ति विशेष की प्रशंसा जो है वो पूरे इस कविता में उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब जैसे जय 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 है जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता, तो भारत के भाग्य विधाता राजेश्वर यानी कि भारत की जनता के लिए राजेश्वर शब्द का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता है, नहीं। इसको आप लोग पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये बातें आप जानिएगा, जानना चाहिए, जानने में कोई बुराई नहीं। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने पोयम पर। तो पोयम का शुरुआत कैसे करते हैं जरा गौर किया जाए। तो कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना जैसे कि बताएं आप लोग को कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत की जनता को दर्शाने के लिए हर चरना शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं, हालांकि इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है, उससे घबराइएगा मत, भारत में राष्ट्रगान इसे कहा जाता है, नेशनल एंथम कहा जाता है। तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह, कौन है वह, ये अधिनायक शब्द जिसके लिए प्रयोग किया गया है, आखिर वो कौन है भारत भाग्य विधाता, जो भारत का भाग्य विधाता, भारत के भाग्य का निर्माण करता है। और वो भारत भाग्य विधाता कैसा है जिसका गुणगान हर्षना फटा पुराना ढीला ढाला वस्त्र पहन करके कर रहा है। मतलब कि इसकी स्थिति ही ठीक नहीं है, देश की जनता की स्थिति ही ठीक नहीं है। तो आखिर इस देश को चलाने वाला वो कौन अधिनायक है जो अपने देश की स्थिति को खराब करके अपना गुणगान करवा रहा है। नहीं, बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर वो कौन है भाग्य विधाता, जो भारत का भाग्य का निर्माण ऐसे भारत को बना दिया है उसने जिस कारण से यहाँ की जनता को फटा पुराना वस्त्र जो है वो पहनना पड़ रहा है। नहीं, कहना यह चाह रहे कि आखिर कैसा सत्ताधारी है, इस देश का सत्ताधारी वर्ग आखिर कैसा है कि भारत की स्थिति को तो खराब करके रखा हुआ है और अपना गुणगान वो करवा रहा है। नहीं, तो यहां पहले ये प्रश्न पूछते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जरा देखा जाए। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। नहीं, अब यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप लोग देखे होंगे कि जब भी झंडा फहराया जाता है तो व्यवस्थाएं कैसी होती है। नहीं, व्यवस्थाएं बिल्कुल एकदम जैसे पहले तानाशाह राजा हुआ करते थे वैसी स्थिति अभी की होती है। नहीं, पूरा मखमल बिछाया हुआ रहता है, नहीं, यहाँ चेयर लगाया हुआ रहता है। नहीं, ठीक है, इसी चेयर पर जो है वो हमारे जो भी सत्ताधारी जी हैं ना, वो इसी पर विराजमान होते हैं। ऊपर चंवर यानी छत्र लगा हुआ रहता है, छाता लगा हुआ रहता है, एकदम बिल्कुल आलीशान। नहीं, चंवर लगा करके, चंवर आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल फिल्मों में या टीवी में कहीं देखा होगा कि एक पंखे की तरह की जो है बनावट होती है, उसमें बिल्कुल सफेद सफेद बाल जो है वो निकले रहते हैं। इधर हैंडल से पकड़ करके राजा के सामने हिलाया जाता है ताकि हवा भी लगे और मक्खी वगैरह जो भी है या किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस जो है वो राजा को ना हो। तोप छुड़वाकर ढोल बजाकर तुरही बजाकर, नहीं, पगड़ी पहन करके, ये सारा कुछ व्यवस्था करके आखिर कौन अपने देश में ऐसा जय जयकार अपना करवाता है। नहीं, तो ये सत्ताधारी जो पक्ष है उसके शान शौकत को दर्शा रहे हैं, शाही अंदाज को ये दर्शा रहे हैं। कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन करता है इस लोकतांत्रिक शासन में, जहां पर जनता की शासन चलती है, उस जनता के शासन चलाने वाले देश में, जहां पर जनता की शासन चलती है, उस देश में
जनता की हालत इतनी खराब है और जिसको चुन करके भेजा गया कि आप हमारी स्थिति को सुधारिए, वो ठाट बाट में अपना जीवन बिता रहा है। नहीं तो फिर आखिर वो कैसा भाग्य विधाता हुआ दिस भारत का? तो भाग्य का तो निर्माण भाई सही नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत भाग्य का निर्माण कर रहा है। तो फिर तो उसे सत्ते पर बैठे रहने की अधिकार ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके उनके तमगे कौन लगाता है। कहते हैं कि भारत की स्थिति इतनी खराब है, ये भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है ये नहीं। तो कहते हैं कि पूरा पश्चिम यानी कि आप चारों दिशाओं से देख लें, उस झंडे के फहराए जाने वाले त्योहार में चारों दिशाओं से तो नंगे बूचे, एकदम नंगे नर कंकाल वाले, यानी कि जिनकी अंदर की हड्डियां दिख रही हो, वैसे लोग आ रहे हैं उस समारोह को देखने के लिए। और उसी उसी उन्हीं लोगों के सामने सिंहासन पर बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं भाई, उनके तगमे लगा रहे हैं कि भाई मैंने भारत का ऐसा निर्माण कर दिया है। नहीं, उसकी बदहाली का श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। तगमे कब दिए जाते हैं? जब कोई अच्छे काम होते हैं तो उसके लिए निशानी के स्वरूप में एक तगमा, एक मेडल दिया जाता है। तो कह रहे आपने देश की स्थिति को खराब की है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस खराब देश की स्थिति की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे हैं, तगमे लगा रहे हैं भाई। जबकि सामने जनता जो है बदहाल बैठी है और आप सामने सिंहासन पर बैठ करके इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देखो उन गरीबों को, नहीं भूख से मरते लोगों को, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, नहीं वैसे लोगों को देखो। इन लोगों की हालत को खराब करने वाला मैं ही हूं। आप उन लोगों के क्या कर रहे हैं, तमगे ले रहे हैं। नहीं, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अच्छे काम के लिए आपको ये तमगे आप नहीं ले रहे। आपके सामने भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदतर हो चुकी है, बदहाल है इस देश की स्थिति। और आप क्या कर रहे हैं, शान शौकत में जो है वो ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय त्योहार मना रहे हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? भारत की स्थिति बिल्कुल बदहाल है। और आजादी के बाद की अगर हम लोग बातचीत करें तो उस समय तो देश की स्थिति और खराब थी। तो आप शान शौकत में जितनी चीजों बर्बाद कर रहे हैं, जो आर्थिक जो क्षति हो रही है उन सभी चीजों के कारण, उन सभी को लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने में लगाइए, ये कहना चाहते हैं रघुवर सहाय जी। तो ये बात की गई भारत के आर्थिक स्थिति की, और अंतिम बात जो है वो भारत के मानसिक स्थिति की जा रही है कि भारत की मानसिक स्थिति क्या है। जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक। कहते हैं कि जन गण मन का अधिनायक आखिर वो कौन है? नहीं, लोगों के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो अधिनायक कौन है, वो महाबली कौन है? डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसके प्रति लोगों के मन में सम्मान नहीं है, जिसके प्रति लोगों के मन में डर है, लोगों का मन नहीं है, बेमन है वो लोग, उसका गुणगान करने का उनके मन में इच्छा नहीं है, वो डरे हुए हैं लोग। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था आखिर कैसी है जहां पर लोग ही डरे हुए हैं? कहते हैं कि कौन कौन है वो जनगण मन अधिनायक। आखिर वो जनगण मन का अधिनायक कौन है? नहीं, देश को संभालने वाला आखिर प्रतिनिधि कौन है? कौन कौन सरकारी वो व्यक्ति हैं, कौन कौन वो नेता हैं, कौन कौन से वो ऑफिसर हैं जो कि महाबली आखिर बने हुए हैं और जिनका डर लोगों के मन में बैठ चुका है और बेमन होकर के उनका गुणगान देश की जनता कर रही है। तो बात थी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की। वास्तव में इस अधिनायक के द्वारा
तो एक तानाशाही व्यवस्था बन गई है। तो जब देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है तो फिर इस अधिनायक शब्द का मतलब क्या हो गया, किसके लिए अधिनायक शब्द प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, अगर कोई अधिनायक इस देश का है तो फिर भारत की व्यवस्था उसने कैसी बना दी है, मानसिक स्थिति यहाँ पर खराब कर दी है। लोग जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नहीं, वो अपने ही सरकार की जो है वो प्रशंसा, अपने देश की प्रशंसा, अपने अधिनायक की प्रशंसा बेमन से कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो ऐसी है कि नंगे बूचे नरकंकाल वाली स्थिति हो गई है। नहीं, लेकिन भाई आपकी शानो शौकत देखी जाए तो बिल्कुल वो पहले बिल्कुल राजा की तरह है। तो फिर देश की जनता का आखिर अधिनायक, भाग्य विधाता जो ये है, जो भी है, तो भारत की खराब स्थिति का भी जिम्मेवारी वो अपने ऊपर सरेआम ले कि ना भाई भारत की अगर स्थिति खराब हुई है तो उसके जिम्मेवार हम ही हैं। नहीं, तो हमारी सरकारी व्यवस्था में तो स्थिति ऐसी है कि पहले की सरकार अपने से पहले वाली सरकार को दोष देती रहती है। नहीं, आजादी के बाद दोष दिया जाता था अंग्रेजों को, उसके बाद जो सरकार आई वो दोष देती है अपने पिछले वाली सरकार को। तो सरकारें केवल इसलिए बनती हैं ताकि वो दोष दे सके, भारत की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारें नहीं बनती है। तो ये हो गई बच्चों लोग हमारे। नहीं, अगर इस सेंटेंस को आप फिर से पढ़ ले ना तो देखिए, जनगण के मनों में बसने वाले उस अधिनायक की जय हो जो भारत का भाग्य बिठाता है। तो आखिर ये अधिनायक है कौन? और जब पहली बार इस गीत को गाया गया था करीब 27 दिसंबर 1911 को, तो उस समय इसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से गाया गया था। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, यह नाम दिया गया था। ठीक, तो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है वो तो आप लोग जानते ही हैं ना, और इसके बारे में तो विवाद पहले से ही होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो हमेशा से जो है यह गीत विवादों में ही रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन वास्तव में संतुष्टिजनक आज तक किसी ने नहीं दिया। अब चूंकि इसे भारत का राष्ट्रगान बना दिया गया है तो इससे सम्मान तो देना ही है। एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आपके मन में आपसे पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से ही बताएं। पहला अगर पूछा गया तो आप बता दें कि भाई प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं। दूसरी अगर बात कही जाए तो जो राजशाही ठाट बात है उसको दर्शाते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं ना। अगर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नहीं तो ये भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाते, ये भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हुए और ये भारत की मानसिक स्थिति को दर्शाते हुए प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो जो भी लिखना हो अपना एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आप लिखें। लिखने का तरीका वही एक ही होता है जो पहले भी आप लोगों को बताया गया है, उसी तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़े समझे और मन में इस प्रश्न को आप भी जगाएं कि आखिर अधिनायक है कौन।